हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे BT 101 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मॉड्यूल 2 के पार्ट 8 को, जो टॉपिक है वाटर बॉयलर प्रॉब्लम एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ बॉयलर ट्रबल्स, और ये पहली ट्रबल है जिसका नाम है स्लेज एंड स्केल। दूसरी प्राइमिंग एंड फोमिंग। तीसरी कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। चौथी बॉयलर कोरोजन। इन सारी ट्रबल्स को हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके बाद है सॉफ्टनिंग मेथड्स, जिसमें पहली मेथड लाइम सोडा मेथड है, दूसरी जियोलाइट मेथड है, परमिटेड प्रोसेस है, जिसे हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज मेथड या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयन एक्सचेंज और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर इनसॉल्युबल क्रॉस लिंक्ड लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। एक्चुअली में आयन एक्सचेंज प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कुछ आयन एक्सचेंज रेजिन्स का इस्तेमाल किया जाता है वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए। तो वो रेजिन्स क्या होते हैं, सबसे पहले रेजिन्स को जानने का प्रयास करते हैं। तो आयन एक्सचेंज रेजिन्स एक्चुअली में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जो इंसॉल्युबल नेचर के होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं और लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर रखते हैं। साथ ही साथ इन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में जिनको हम रेजिन्स बोल रहे हैं वो माइक्रोपोरस नेचर के होते हैं, यानी उसमें माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर होता है और उसमें कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं चेन में जो आयंस को एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जानते हैं आगे। रेजिन्स कंटेनिंग एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स। अगर कोई रेजिन है जिसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स लगा है तो वो अपने कैटायंस को वाटर में प्रेजेंट कैटायंस से एक्सचेंज कर पाने में कैपेबल होता है। इसी तरह सिमिलरली अगर किसी रेजिन में बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स लगा हुआ है लाइक NH2 डबल बॉन्ड NH, तो ये अपने एनायन को वाटर में प्रेजेंट एनायन से एक्सचेंज करने में कैपेबल होता है। आगे देखते हैं द आयन एक्सचेंज रेजिन्स में बी क्लासिफाइड एज। अगर रेजिन्स की बात करें तो रेजिन्स को भी क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है इसका कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स और सेकंड है एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। यानी कैटायन को एक्सचेंज करने वाले रेजिन्स अलग हैं, एनायन को एक्सचेंज करने वाले रेजिन्स अलग हैं। आगे देखते हैं तो कैटायन और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, जिसको हम सिंपली RH+ से डिनोट करते हैं। चूँकि अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो इसी के थ्रू लिखने का प्रयास करेंगे, तो ये डिनोशन आप याद रखें RH+। और होता क्या है, ये आर मेनली स्टायरिन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर्स। ये एक कोपॉलीमर्स होते हैं किसके, स्टायरिन डाइविनाइल बेंजीन के कोपॉलीमर्स हैं विच ऑन सल्फोनेशन। और इस पूरे कोपॉलीमर को जब हम सल्फोनेशन करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तब इसमें वो कैपेबिलिटी डेवलप पाती है कि वो अपने H+ आयन को वाटर में प्रेजेंट कैटायंस के साथ एक्सचेंज कर पाए। आगे देखते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन को समझने का प्रयास करते हैं। इसको सिंपली हम ROH- से रिप्रेजेंट करते हैं। उस पहले वाले को RH+ से और इसको ROH- से। तो आगे इसमें लिखा है ये क्या होता है, आरस्टायरिन डाइविनाइल बेंजीन और एमीन फार्मेल्डिहाइड कोपॉलीमर। ये भी एक तरह का कोपॉलीमर होता है विच कंटेन्स एमिनो और क्वाटरनरी अमोनियम, जिसमें अमीनो ग्रुप होता है या क्वाटरनरी अमोनियम इस एज ए इंटरनल पार्ट, इसमें इंटेग्रल पार्ट इस रेजिन का होता है। दीज आफ्टर ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट NaOH। और इस रेजिन को जब डाइल्यूट NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें वो कैपेबिलिटी डेवलप होती है कि ये अपने OH- आयन को वाटर में प्रेजेंट किसी भी एनायन से एक्सचेंज कर पाए। यानी हमने देखा ये रेजिन्स होते हैं। इन रेजिन्स को अगर कैटायन वाला रेजिन है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब वो कैपेबल हो पाता है एक्सचेंज करने के लिए कैटायंस को। और अगर एनायन एक्सचेंज रेजिन है तो उसकी रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट NaOH से करा देते हैं तो उसमें वो कैपेबिलिटी डेवलप हो पाती है कि वो अपने एनायन को वाटर में प्रेजेंट एनायन से एक्सचेंज कर पाए। यहाँ पर एक इमेज है, इमेज से आपको रिलेट कर सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉलीमर दिया हुआ है वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन का दिया हुआ है,
और राइट हैंड साइड में जो है वो एनायन एक्सचेंज रेजिन का दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको जूम करके आप देख सकते हैं। ये केटायन और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स का इमेज है। आगे देखते हैं, प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस में रॉ वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू केटायन एक्सचेंज रेजिन देन एनायन एक्सचेंजर। और इसको समझने से पहले हम चाहेंगे इसकी इमेज आ जाए, इमेज के माध्यम से समझाएं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये आपके सामने इमेज है, आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक कॉलम है वो कॉलम है केटायन एक्सचेंज रेजिन, राइट हैंड साइड में जो कॉलम है उसको बोलेंगे एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो इसका जो प्रोसीजर होती है वो क्या होता है, सबसे पहले हम वाटर को, जो हार्ड वाटर हम ले रहे हैं उसको टॉप एंड से सबसे पहले हम केटायन एक्सचेंज रेजिन में भेजते हैं। केटायन एक्सचेंज रेजिन में भेजने के बाद केटायन से ही निकला हुआ वाटर को हम एनायन में पास करते हैं। यानी एनायन में हम अलग से वाटर को पास नहीं करते हैं, सबसे पहले हार्ड वाटर को हम केटायन में डालते हैं और केटायन से जो वाटर निकलता है, पास आउट होता है, उसको एनायन में पास करते हैं। आगे लिखा है केटायन एक्सचेंजर इज रिप्रेजेंटेड एज RH2/RH। केटायन एक्सचेंजर को हमने जैसे पहले पिछली स्लाइड में बताया था, या तो उसको RH2 से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर RH से। एंड द रिमूवल ऑफ केटायंस टेक्स प्लेस एज। और देखेंगे किस तरह रिएक्शन के माध्यम से ये वाटर में प्रेजेंट केटायंस को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो हमने देखा केटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या है, RH2 से उसको डिनोट किया है। प्लस सपोज वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस है CaSCO3 होल ट्वाइस, तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और केटायन केटायन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा CaR प्रोडक्ट बनेगा प्लस H2CO3 बनेगा। ठीक है, नीचे देखते हैं दूसरी रिएक्शन RH2 प्लस CaCl2। अगर CaCl2 इसमें प्रेजेंट है तो वो उसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो बना रहा है यहाँ पे CaR प्लस 2HCl। ठीक है, केटायन केटायन एक्सचेंज हो रहे हैं। तीसरी रिएक्शन देखिए RH2 प्लस MgSO4। जब मैग्नीशियम सल्फेट की हार्डनेस होगी तो कैसे एक्सचेंज होगा, बन जाएगा Mgr प्लस H2SO4। ध्यान से देखेंगे तो जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो या तो CaR बन रहा है या फिर Mgr बन रहा है। और जो सेकेंड प्रोडक्ट है तो पहली रिएक्शन देखेंगे तो H2CO3 है जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, दूसरा है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, तीसरा है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं केटायन का एक्सचेंज तो हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हमने बताया कि केटायन एक्सचेंज रेजिन से वाटर को हम पास करते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन में। यानी अब एनायन एक्सचेंज रेजिन में जो वाटर जाएगा उस वाटर में क्या होगा, एसिड्स होंगे, चाहे वो बाइकार्बोनेट, चाहे वो H2CO3 के हों, चाहे HCl के, चाहे H2SO4 का, लेकिन जा रहे हैं सारे के सारे एसिड्स। आगे देखते हैं, आफ्टर केटायन एक्सचेंज कॉलम हार्ड वाटर इज पास थ्रू एनायन एक्सचेंज कॉलम, जैसा कि मैंने बताया है, विच रिमूव्स ऑल द एनायंस लाइक SO4 2 Cl etc. present in the water and equivalent amount of OH ion आर रिलीज फ्रॉम दिस कॉलम टू वाटर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब इस वाटर को, इस एसिडिक वाटर को हम एनायन एक्सचेंज रेजिन में पास करते हैं तो वहाँ पर जाकर वाटर में प्रेजेंट एनायंस को भी ये जो रेजिन होता है वो चेंज कर देता है, यानी एक्सचेंज कर देता है। और एक्सचेंज करने के बाद वाटर में क्या रिलीज करता है, OH आयन। आगे देखते हैं, एनायन एक्सचेंजर्स आर रिप्रेजेंटेड एज ROH एंड द रिमूवल ऑफ एनायंस टेक्स प्लेस एज। केटायन का एक्सचेंज हमने देख लिया थ्रू रिएक्शन, अब एनायन का एक्सचेंज हम देखेंगे थ्रू रिएक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली रिएक्शन है H2CO3। H2CO3 क्या है, यानी जो पहला एसिड एनायन में गया था वही था H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब जब एनायन एक्सचेंज रेजिन के संपर्क में आता है तो वहाँ पे एनायन एक्सचेंज रेजिन को हमने ROS से रिप्रेजेंट किया है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगा दिया है। तो देखिए क्या चेंज हो रहा है, यहाँ भी एनायन एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा R2CO3 प्लस H2O। दूसरी रिएक्शन देखें, अगर HCl जाता है तो ROS के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, RCl प्लस H2O। इसी तरह अगर H2SO4 जाता है तो वो ROS से रिएक्शन करके क्या बनाता है, R2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो R2CO3 बन रहा है, RCl बन रहा है, R2SO4 बन रहा है, लेकिन दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है सभी में H2O बन रहा है।
इसको भी यहाँ पे एक इमेज हमने बना दिया है। ये पहला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो केटायन एक्सचेंज रेजिन है, राइट हैंड साइड वाला एनायन एक्सचेंज रेजिन है। बीच में देखेंगे तो बेड लगे हुए हैं, यानी पहले में केटायन एक्सचेंज रेजिन का बेड है, दूसरे में एनायन एक्सचेंज रेजिन का बेड है। और साइड साइड में देखेंगे तो एक और कॉलम सिलेंड्रिकल यूनिट लगी हुई है जिसमें कुछ सोल्यूशन रखे हुए हैं। और पहले वाले में एसिड रीजनरेटर रखा हुआ है, यानी यहाँ पे हम चाहें तो कोई एसिड रख सकते हैं जिससे स्प्रेइंग करके इसको रीजनरेट कर सकते हैं। और दूसरे वाले में कुछ अल्कलाइन रीजनरेटर है जिसकी स्प्रेइंग करके हम एनायन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसको। तो अब क्या है, अब देखेंगे तो पहले वाले से क्या रिलीज हुआ था, केटायन से रिलीज होता है H+, एनायन से रिलीज होता है OH-, और दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, जिस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। देखेंगे H++ OH- जब आपस में कंबाइन होंगे तो बन जाएगा H2O। दस वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सचेंजर इज फ्री फ्रॉम कैटायंस एज वेल एज एनायंस, यानी इन एक्सचेंजर्स के बाहर जो वाटर निकलेगा उसमें ना तो कैटायन होंगे ना ही एनायन होंगे। इसका मतलब ये आयन फ्री वाटर हुआ। और इसी आयन फ्री वाटर को हम डी आयनाइज्ड वाटर या डी मिनरलाइज्ड वाटर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, रीजनरेशन की बात कर लेते हैं। यानी अगर सारा का सारा कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन अपने अपने सारे कैटायंस को और एनायंस को एक्सचेंज कर देता है वाटर में प्रेजेंट कैटायन और एनायंस के साथ में, तो वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, यानी फिर वो वाटर की साफनिंग करना बंद कर देता है। तो लिखा है, आफ्टर द डी आयोनाइजेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉ वाटर द कैटायंस एंड एनायन एक्सचेंजर्स विल बी एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, यानी इस वाटर की साफनिंग करना बंद कर देते हैं। एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, रीजनरेशन ऑफ कैटायन एक्सचेंजर इज कैरीड आउट बाई पासिंग डाइल्यूट HCl और H2SO4 सोल्यूशन इनटू द बेड। तो नीचे मैंने दिखाया था कि एक और इंजेक्टर लगे होते हैं जहाँ पर कुछ कैटायन के लिए एसिड रखा होता है और एनायन के लिए बेस रखा होता है, उसकी स्प्रेइंग कर देते हैं। और कैटायन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HCl यूज़ करेंगे या H2SO4, और इस तरह वो रीजनरेट हो जाता है। कैसे, रिएक्शन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। कैटायन अब क्या बन चुका है, CaR। जब इसमें HCl की स्प्रेइंग करते हैं तो क्या बन जाता है, RH2, यानी जो स्टार्टिंग में लेकर हम चल रहे थे वही वापस मिल गया, यानी रीजनरेट हो गया। प्लस ये Cl2 बनेगा, ये वॉशिंग होगा जिसको हम ड्रेन कर देंगे। दूसरी रिएक्शन देखें, MgR अगर बन चुका है और हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, H2SO4 से स्प्रेइंग करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ फिर से RH2 बन गया और MgSO4 निकल गया एज अ वॉशिंग। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला ही प्रोडक्ट है वही रीजनरेट होकर कैटायन एक्सचेंज रेजिन वापस आ गया है, जो फिर से वाटर की साफनिंग कर सकता है। लिखा है, द एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज कॉलम इज रीजनरेटेड बाई पासिंग द सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट NaOH। यानी अगर हम एनायन एक्सचेंज रेजिन की बात करें तो उसको हम कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, उस पर NaOH की स्प्रेइंग करके। कैसे, इस रिएक्शन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अभी देखेंगे तो क्या बन चुका है हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन, वो R2CO3 बन चुका है, जिस पर NaOH की स्प्रेइंग करते हैं तो यहाँ फिर से एनायन एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2ROH प्लस Na2CO3। यहाँ पर देखेंगे ROH बन चुका है, Na2CO3 क्या है, वॉशिंग है। दूसरी रिएक्शन देखने का प्रयास करते हैं, अगर RCl बन चुका है और उस पर NaOH डालते हैं तो बन जाएगा ROH प्लस NaCl। और आगे तीसरी रिएक्शन देखते हैं, अगर R2SO4 बन चुका है तो NaOH की स्प्रेइंग से क्या बन जाएगा, 2ROH प्लस Na2SO4। तो ध्यान से देखें तो जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो ROH बन चुका है, जो हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन हमने स्टार्टिंग में लिया था, यानी वो रीजनरेट हो गया, फिर से वाटर की साफनिंग करने में कैपेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ और प्रोडक्ट बने हैं जो वॉशिंग है, जिसको हम सीधे सिंक में ड्रेन कर देंगे और उसको रिंस आउट कर देंगे डिस्टिल वाटर से। द कॉलम इज वॉश्ड विद डीआयोनाइज्ड वाटर, यानी डिस्टिल वाटर से उसको वॉश करेंगे। एंड वॉशिंग इज पास टू सिंक और ड्रेन, और वॉशिंग को हम पास कर देंगे सिंक में। इस तरह ये रीजनरेट हो जाएगा। क्या लिखा है, द रीजनरेटेड आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर देन यूज्ड अगेन। और इस तरह से चाहे वो कैटायन है चाहे एनायन हो, ये पूरा का पूरा जो आयन एक्सचेंज रेजिन है वो रीजनरेट हो जाएगा, फिर से वाटर की सॉफ्टनिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, और इसको देखते हैं। एडवांटेज का पहला पॉइंट, हाईली एसिडिक और एल्कलाइन वाटर सैंपल्स कैन बी प्योरीफाइड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस की ये सबसे खास विशेषता है कि चाहे एसिडिक वाटर हो या बेसिक वाटर हो, दोनों तरह के वाटर का ये को प्योरीफाई करता है या वाटर की साफनिंग करता है।
दूसरा पॉइंट है द रेसिडुअल हार्डनेस ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर इज अबाउट 0 to 2 ppm, यानी जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है अल्टीमेटली उस वाटर में जो रेसिडुअल हार्डनेस है, जो बची हुई हार्डनेस है, अब वो है 0 से 2 ppm के बीच में। इसका मतलब है इट रिमूव्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी ये कंप्लीट रिमूवल करता है किसी भी हार्ड वाटर का। द डीआयोनाइज्ड वाटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर बॉयलर, और हमने बताया था हाई प्रेशर बॉयलर्स रिक्वायर्स हाई क्वालिटी ऑफ वाटर, और इस तरह ये जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस से वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो निश्चित रूप से जीरो हार्डनेस का वाटर है, तो हाई क्वालिटी वाटर है, और इसलिए ये बॉयलर के लिए बहुत ही बेस्ट वाटर होता है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। द आयन एक्सचेंजिंग रेजिन्स आर एक्सपेंसिव, हेंस द कॉस्ट ऑफ प्योरीफिकेशन इज हाई। ये आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए प्योरीफिकेशन थोड़ा सा महंगा पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है रॉ वाटर शुड कंटेन टर्बिडिटी बिलो 10 ppm। ये जो रॉ वाटर हम यूज़ करते हैं उसकी टर्बिडिटी 10 ppm से कम होनी चाहिए, अदरवाइज जो रेजिन के पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर की सॉफ्टनिंग वाटर पास होता है वो ब्लॉक हो जाएंगे, और एंड आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज रिड्यूस, और इस तरह से जो हम आयन एक्सचेंज रेजिन इस्तेमाल करते हैं उसका जो आउटपुट निकलेगा, जो उसकी इफ़िशियंसी होगी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो इस तरह कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। टिल देन कीप लर्निंग।